Hey everyone, welcome back to the Layman Way and let's continue our lecture जहाँ पे हम जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड रिवाइज कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट द फ्यूचर वीडियोस। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं किसके बारे में है। तो आज का जो पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, दैट इज़ RCEP, जो बहुत न्यूज़ में था। इंडिया से बाहर हो गया, भारत पहले ही हो गया था बट न्यूज़ में फिर से था। तो ये क्योंकि ये जो है ये इफेक्ट में आ गया है 1 जनवरी 2022 से। तो ये क्या है बेसिकली, ये ट्रेड डील है किसके बीच में, 15 कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें से 10 जो कंट्रीज़ हैं वो एशियान की हैं। 10 एशियान की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ब्रूनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये एशियान की कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा 5 कंट्रीज़ और हैं। कौन कौन सी हैं? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। पहले इंडिया भी इसमें इसके अग्रीमेंट्स में पार्ट ले रहा था बट उसके बाद इंडिया ने ऑप्ट आउट कर दिया इसके लिए, है ना। तो इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि भाई हम टैरिफ को लोअर करेंगे ताकि ये जो कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है वो बेसिकली टैरिफ को लो कर पाएँ और एक्सपोर्ट बढ़ा पाएँ एक दूसरी कंट्रीज़ में, ट्रेड को ओपन अप कर पाएँ सर्विसेज में, है ना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर पाएँ, ठीक है। टू हेल्प रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम फॉर कंपनीज बाय अलाउइंग देम टू एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट एनीवेयर विद इन द ब्लॉक विदाउट मीटिंग सेपरेट रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच कंट्री। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप तभी इंपोर्ट कर सकते हो जब इतना परसेंट ये हो, उतना परसेंट वो हो, है ना। तो अब क्या है, कॉमन इन सारी कंट्रीज़ के बीच में कॉमन सहमति बन गई है कि ये प्रोडक्ट इस कंट्री में आ सकता है, ये प्रोडक्ट उस कंट्री में जा सकता है ना। तो इससे क्या होगा, ट्रेड ओपन अप होगा, टैरिफ लो होंगे तो अच्छा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी होगा, मतलब कंट्रीज़ को आपस में ही फ़ायदा होगा। तो ये जो RCEP है ये 30% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कवर करेगा, जिसका वर्थ कितना है, $26.2 ट्रिलियन का है। दैट इज़ नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, है ना, जो कि 2.2 बिलियन पीपल के अराउंड है, ठीक है। तो अभी हम इसका थोड़ा एक बार कंट्रीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं, है ना। तो ये पूरा आप देखोगे तो ये जो ब्रैकेट में बना हुआ है दिस इज़ एशियान, है ना, और ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है आपको दिस इज़ RCEP, और ये जो है ब्लू वाला दिस इज़ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इनमें कुछ कॉमन कंट्रीज़ हैं, करेक्ट, तो वो हमको देखनी है क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP और RCEP में कौन सी कॉमन कंट्रीज़ हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया ये इंडिया हटा दो यहाँ से क्योंकि इंडिया ने बाहर हो गया। अब ये पुराना डायग्राम है तो इसलिए इसमें इंडिया दिया हुआ है, इंडिया से बाहर हो चुका है ना। एशियान की जो कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं? इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, ब्रूनई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, है ना, कंबोडिया, फिलीपींस, ठीक है। ये सारी एशियन की कंट्रीज़ हैं। प्लस इसके साथ कौन कौन है? चाइना है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो उसमें इधर से आती हैं पहले। ट्रांस पैसिफिक मतलब जो पैसिफिक ओशन है उसके अक्रॉस ये एक पार्टनरशिप है। तो जो पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन अगर है तो पैसिफिक ओशन के राइट हैंड साइड आप देखोगे अगर तो कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? USA आता है, USA बाहर हो गया, इससे पहले था USA, इसमें अब बाहर है USA। तो कनाडा है ना, चिली है, मैक्सिको है, कनाडा के नीचे मैक्सिको आएगा, मैक्सिको के फिर नीचे चिली, फिर पेरू एंड USA बेसिकली TPP में था। इसके बाद एक और TPP आया था जिसमें 11 कंट्रीज़ थी, है ना। ये अभी देखो कितनी 12 कंट्रीज़ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो ये इनिशियल वाला है। इसके बाद एक आया था CPTP, कितने क्या आया था? CPTPP, है ना। तो CPTPP जो था उसमें 11 कंट्रीज़ हैं, USA को बाहर कर दिया था उसमें, है ना। तो अभी आप बेसिकली अगर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आता है तो उसमें 12 कंट्रीज़ ही हैं, ये आप देख लो कौन कौन सी है ना, कनाडा, चिली, मैक्सिको, पेरू। उसके बाद कॉमन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं RCEP और TPP के बीच में? वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, ब्रूनई है, सिंगापुर है और मलेशिया। ये सारी कॉमन कंट्रीज़ हैं, तो ये आपको याद रखनी है ना, TPP और उसके बीच में कॉमन कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, दैट इज़ पढ़े भारत कैंपेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत पढ़े से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक 100 डेज़ का रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया जिसको बोले वो पढ़े भारत, जिसका नाम क्या है? पढ़े भारत। इसमें हम क्या टारगेट करें कि भाई हम जो लर्निंग लेवल्स हैं उसको हम इम्प्रूव करें स्टूडेंट्स में, और क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर पाएँ, वोकैबुलरी को इन्हांस कर पाएँ, है ना, ताकि लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सप्रेस कर पाएँ वर्बली और
राइटिंग में भी एक्सप्रेस कर पाएँ, है ना। जैसे ऑथर नॉवेल्स लिखते हैं तो वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं नॉवेल्स में, तो उस टाइप से वर्बली भी हम एक्सप्रेस कर पाएँ और राइटिंग के थ्रू भी हम एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ये इसका मोटिव है। द कैंपेन विल फोकस ऑन चिल्ड्रन स्टडिंग इन बलवतिका टू ग्रेड 8। बलवतिका कौन से होते हैं? जो एकदम क्लास 1 के भी पहले वाले होते हैं ना, प्रिपरेटरी स्कूल जो होते हैं, केजी, प्रेप, एलकेजी, ये सब आपने बचपन में अगर किया हो, है ना। तो हम जब छोटे थे तो प्ले ग्रुप होता था ना, पीजी, प्ले ग्रुप, एलकेजी, ये वाले सब जो क्लासेस होते हैं 1 के पहले, इनको हम कहते हैं बलवतिका, है ना। तो इस यहाँ से लेकर ग्रेड 8 तक ये फोकस करेगा, है ना। इट एक्सपेक्ट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना। ये सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ताकि इस कैंपेन को हम सक्सेस बना पाएँ। द कैंपेन विल ऑल्सो फोकस ऑन इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग मदर टंग, लोकल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेजेस। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, ये सारी लैंग्वेजेस पे फोकस है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं और ये 2 स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं। इनका नाम क्या है? फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली, ये एक नाम के ऊपर रखा गया, सुनील के ऊपर, है ना, सुनीली। और नियानोटिस प्रभूली, ये भी किसी नाम के ऊपर रखा गया, प्रभूली, प्रभाकर कुछ करके नाम होगा, है ना। तो आपको ये याद नहीं रखना है किसके नाम के ऊपर रखा गया, आपको ये याद रखना है ये है क्या। ये है प्लांट स्पीशीज़। कहाँ मिली है? वेस्टर्न घाट्स में मिली है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम और वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप की है, देखो, है ना। तो ये 2 स्पीशीज़ मिली हैं, क्या नाम है? फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली और नियानोटिस प्रभूली। ये दोनों क्या हैं? ये प्लांट की स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑफलाइन स्मॉल वैल्यू ई पेमेंट्स के बारे में, है ना। तो ऑफलाइन है, ऑफलाइन मतलब इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ई पेमेंट है मतलब मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, करेक्ट। तो अब इसमें क्या किया है आरबीआई ने जो छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, डिजिटल बेसिकली इंक्लूजन करने के लिए एक स्टेप है, आप ये बोल सकते हो। डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए कहाँ पे? सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में, उसमें उन्होंने ये लॉन्च किया है स्मॉल वैल्यू ई पेमेंट्स। अब इसमें 200 रुपये पर ट्रांजैक्शन की लिमिट है, इतना ही आप कर सकते हो, और मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट कितनी है? 2000 रुपये की, है ना। तो एक पर ट्रांजैक्शन आप 200 रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हो ऑफलाइन में, और मैक्सिमम 2000 रुपये का कर सकते हो, है ना। अब इसमें क्या है? इसमें इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हम लोग, आप कोई फाइल शेयर करनी होती है तो आप ब्लूटूथ के थ्रू भी शेयर कर लेते हो, है ना। तो ज़रूरी थोड़ी कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो, है ना, ब्लूटूथ के थ्रू शेयर हो जाती है फाइल। वैसे ही कुछ होगा, फेस टू फेस भी हो जाएगा, और उसके बाद बाकी कार्ड के थ्रू भी हो जाएगा, जैसे कार्ड हो गया, वॉलेट्स हो गया, बट इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें आप बस कार्ड डिटेल डालोगे तो वो हो जाएगा। बट इसमें सिंस ये क्या बोलते हैं, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो जो ऑथेंटिकेशन फैक्टर होता है वो नहीं आएगा। मतलब जैसे आप देने देखा होगा, आप जब कभी भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, है ना, जिन्होंने भी ऑनलाइन पेमेंट करी होगी, है ना, तो उनको पता होगा कि भाई आप जब कार्ड डालते हो, है ना, कार्ड के बाद जब आप एंटर कर देते हो तो उसके बाद आपके पास एक OTP आता है। आपके पास OTP आता है ना, वो क्या होता है? वो ऑथेंटिकेशन होता है आपका कि भाई हाँ, आप ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि नहीं। वो OTP आपके फ़ोन पर आता है ना। तो ये ऐसा कोई एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन अब नहीं होगा, है ना। एक बार आपने डाल दी तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तभी इसको छोटा रखा गया है, 2200 रुपये पर ट्रांजैक्शन और 2000 रुपये लिमिट में, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन कहाँ होंगे? ये ट्रांजैक्शन ऑफलाइन होंगे। अलर्ट्स आएंगे बाय द वे ऑफ SMS, थोड़ा सा टाइम लैग हो सकता है क्योंकि ऑफलाइन चलता है ना। इट इज़ सेड दैट ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स इट ऑल्सो सेड दैट ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट लुकिंग टू फैसिलिटेट स्मॉल वैल्यू ऑफ ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स हैव टू कंप्लाई विद द न्यू गाइडलाइंस। कुछ नहीं है, जो भी ये पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये नई गाइडलाइंस से, मतलब नई गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करके उनके थ्रू वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ गया? सिंपल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के बारे में बात करते हैं। तो मातृ मतलब क्या होता है? मातृ मतलब माँ होती है ना, माँ की वंदना हम करेंगे। माँ की वंदना आप कैसे करोगे? उनको पोषण देके, उनको मतलब अच्छी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी देके, है ना। तो माँ है तो मतलब प्रेगनेंसी से कुछ रिलेटेड चीज़ें है ना। तो ये बहुत पहले से न्यूज़ में है, बहुत, मतलब आप जो पहले से तैयारी कर रहे हो, छठी 7वीं बार आप देख रहे होगे कम से कम इस स्कीम को। तो ये क्या है? ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो सारे डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट होगा कंट्री के। ये किस एक्ट के प्रोविजन के अंदर है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अंदर है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको पैसे, मतलब माँ को पैसे मिलते हैं 5000 रुपये पहले बर्थ के लिए, है ना, पहले चाइल्ड के बर्थ के लिए 5000 रुपये मिलते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में इनको मिलते हैं ये 5000 रुपये, और ये कंपेंसेट करते हैं उनका अगर कोई वेज लॉस हो रहा होगा ड्यूरिंग द डिलीवरी, ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को हम प्रमोट कर पाएँ। इंस्टीट्यूशनल मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, गांव में घर पे डिलीवरी हो जाती है, तो दैट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब आप हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर मेडिकेशन डॉक्टर्स के
ओवरव्यू में उसको डिलीवरी कर रहे हो, है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो इसको बाई कंपेंसेट हम करेंगे फॉर वेज लॉस, है ना, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेफ डिलीवरी को प्रमोट करेंगे, है ना, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, फीडिंग प्रैक्टिसेस अच्छी करेंगे, उनको बताएंगे, अवेयर करेंगे कि भाई पहले 6 महीने के लिए आपको ब्रेस्ट फीड करना है अपने बच्चे को, है ना, तो टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द बर्थ, है ना। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए, जिनकी प्रेगनेंसी 1 जनवरी 2017 के बाद हुई है, ठीक है। और इसमें कौन कौन एलिजिबल नहीं है, तो जो आप कौन कौन एलिजिबल नहीं है, क्या आप बहुत अगर रिच हो तो आप एलिजिबल हो गए, नहीं होगे, तो मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रही हैं, है ना, PSUs में जॉब कर रही हैं या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रही हैं, है ना, अच्छे, तो वो लोग सब एलिजिबल नहीं है ना। ये बेसिकली पुअर को टारगेटेड है ना। इसमें 5,000 रुपये का आपको मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में, और इसके साथ ही साथ जो पहली माँ होती है उसको जननी सुरक्षा योजना के अंदर 1,000 रुपये का बेनिफिट और मिलता है। तो टोटल में इनको अगर फर्स्ट बर्थ की बात करें तो उनको 6,000 रुपये मिलता है ना। पर ये ध्यान रखना कि ये जो 6,000 रुपये है ये इसके अंदर नहीं है, मातृवंदना योजना के अंदर नहीं है। मातृवंदना योजना के अंदर सिर्फ 5,000 रुपये ही है ना। 1,000 रुपये उनको एडिशनल मिलता है जननी सुरक्षा योजना के अंदर, है ना, तो ये याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करते हैं, जिसको हम NPT ट्रीटी बोलते हैं। तो जो हमारे परमानेंट 5 हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, कौन कौन आता है परमानेंट 5 में? US, UK, चाइना, फ्रांस, रशिया, है ना, US, UK, चाइना, फ्रांस, रशिया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज आती हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, US एंड UK, है ना, ये सारी कंट्रीज आती हैं। उन्होंने प्लेज किया है कि भाई हम एटॉमिक वेपन्स के जो स्प्रेड है उसको हम प्रिवेंट करेंगे और जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम अवॉइड करेंगे। तो ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? ये ट्रीटी साइन हुई थी 1968 में। फोर्स में कब आई? फोर्स में आई है 1970 में। एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो क्या करती है, जो काम करती है जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके नॉन प्रोलिफरेशन के लिए। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब कि जैसे रैपिडली स्प्रेड हो रहा है कोई चीज़, है ना, हर कंट्री न्यूक्लियर वेपन बना रही है, तो इस चीज़ को हटाएंगे, मतलब ताकि ये जो स्प्रेड है न्यूक्लियर वेपन का उसको हम हटा पाएँ। डिसआर्मामेंट करेंगे, मतलब जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है वो अब अपने वेपन्स को डिसआर्म कर दें। डिसआर्म कर दें मतलब अब ऐसे स्टेट में कर दें जिसमें वो यूजेबल ना हो, है ना, यूज़ ना कर पाएँ उसको, तो डिसआर्म वो होता है ना। उसके बाद पीसफुल यूज़ करेंगे हम न्यूक्लियर एनर्जी का, है ना, तो पीसफुल यूज़ करेंगे हम न्यूक्लियर एनर्जी का, ना कि उसको वॉर में यूज़ करेंगे, है ना, वॉर वगैरह में हम यूज़ नहीं करेंगे। इम्प्लीकेशन क्या है कि स्टेट्स जो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वो अब न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर नहीं कर सकते। स्टेट जिनके पास है न्यूक्लियर वेपन्स वो उसको डिसआर्म करेंगे, मतलब उसको निस्तानाबूद कर देंगे, समझ में आ रहा हिंदी में बोलते हैं निस्तानाबूद कर देंगे, तो वो डिसआर्मामेंट होता है ना। ऑल स्टेट्स कैन एक्सेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बट फॉर पीसफुल पर्पसेस, है ना, पीसफुल पर्पस के लिए ही हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। जो ट्रीटी है वो डिफाइन करती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को एज कौन कौन से होते हैं, कौन से ट्रीटी में कौन से न्यूक्लियर स्टेट्स डिफाइंड है, मतलब न्यूक्लियर स्टेट्स की डेफिनेशन क्या है जो ट्रीटी में डिफाइंड है। ऐसे स्टेट्स जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया या डेटोनेट किया है कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस को 1 जनवरी 1967 के पहले, तो 1 जनवरी 1967 के पहले जिसने भी कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, डेटोनेट किया है, वो सारे बेसिकली इस ट्रीटी में न्यूक्लियर स्टेट्स डिफाइंड है, करेक्ट। ऑल अदर स्टेट्स आर कंसिडर्ड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, तो इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं वो दोज आर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। समझ में आ गया? ये क्या हो गया, सॉरी। तो ये जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं ये क्या हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, है ना, एंड USA, ये मैंने आपको बता दिया। द ट्रीटी डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ स्टेट पार्टीज टू डेवलप, प्रोड्यूस एंड यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो पीसफुल पर्पस के लिए अगर आप बना रहे हो न्यूक्लियर एनर्जी तो दिक्कत नहीं है, अगर आप वेपन्स के लिए बना रहे हो, एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए बना रहे हो तो दिक्कत है ना। अब इसमें किसने किसने ज्वाइन नहीं किया है? इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान ने ज्वाइन नहीं किया है। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान ने भी ट्रीटी को साइन नहीं किया है। तो ये आपको याद रखना है किसने कौन कौन से हैं जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया हुआ है। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। तो जो आपको अभी इमेज दिखी थी दैट इज अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? ये बेसिकली देखो इस इमेज में, देखो इस इमेज से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ये इंडिया है अपना, है ना, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल, है ना। यहाँ पे जाओगे तो ये आता है आपका पर्शियन गल्फ, है ना। अब इधर आप जाओगे ऊपर इधर तो ये क्या है? दिस इज मेडिटेरियन सी, यहाँ पे इटली के पास, है ना। ये पूरा जो है ये क्या है? ये मेडिटेरियन सी है ना, दिस इज मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस होता है ना। यहाँ पे स्टॉर्म्स आते हैं, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह हो गए, वो आते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ का जो मॉइस्चर होता है ना, वो ऐसे हवा में चलता रहता है और वो ईस्टर्न साइड मूव करता है अर्थ के, है ना। अब जब ये ईस्टर्न साइड मूव करेगा तो यहाँ पे पड़ता है बीच में इंडिया,
और यहाँ पे पड़ते हैं हिमालयाज़ अपने, है ना, ट्रांस हिमालयाज़ इतने बड़े बड़े जो होते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये जो इसका मॉइस्चर होता है ये उड़ते बहुत ऊपर ऊपर है, मतलब 9 to 10 किलोमीटर सरफेस से ऊपर चलते हैं। बट यहाँ पे आने के बाद क्या होते हैं, ये अपना इसे टकराते वकराते हैं, तो इससे क्या होता है, ये मॉइस्चर अपना सारा इधर इंडिया में रिलीज़ करते हैं, इधर वाली बेल्ट में, है ना। तभी आपने देखा होगा विंटर में यहाँ पे जो है विंटर रेंज क्यों होती हैं, विंटर रेंज इसी वजह से होती हैं, किसकी वजह से, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, है ना। तो यहाँ पे फिर जो होती हैं इधर पंजाब के साइड, हरियाणा, दिल्ली हो गया, इधर सब क्या होती हैं, इधर सब विंटर रेंज होती हैं, हिमाचल साइड हो गया। तो इसी को ही बोलते हैं हम क्या, इसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। समझ में आ रहा है। तो इट इज़ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरियन सी दैट ब्रिंग्स सडन विंटर रेनफॉल टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड नॉन मानसूनल प्रेसिपिटेशन। तो मानसून नहीं होता है बट स्टिल विंटर्स में रेन होती है ना। अब ये वीट वगैरह जो क्रॉप है उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वीट जो है वो विंटर में ही ग्रो होती है ना, वीट इज़ अ रबी क्रॉप। तो द डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स फ्रॉम वेस्टर्न टू द ईस्टर्न डायरेक्शन, ये मैंने बता दिया। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर अ ग्लोबल फिनोमेना विद मॉइस्चर यूजली कैरिड इन अपर एटमॉस्फेयर। तो ऊपर तक चलता है, 9-10 किलोमीटर ऊपर सी लेवल के ऊपर ये सारे जो मॉइस्चर है वो चलता है। अनलाइक द ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स वेयर द मॉइस्चर इज कैरिड इन लोअर एटमॉस्फेयर। तो जो ट्रॉपिकल में जो स्टॉर्म्स जनरेट होते हैं वो लो एटमॉस्फेयर तक ही रहते हैं, है ना, जबकि ये जो होते हैं वो हाई एटमॉस्फेयर तक रहते हैं। In the case of the Indian subcontinent, moisture is sometimes shed as rain when the storm system encounters the Himalayas, है ना। तो हिमालयाज से जब ये टकराते हैं तो अपना मॉइस्चर ये रिलीज करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर मोर फ्रीक्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग इन विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे ब्रिंग मॉडरेट टू हैवी रेन इन लो लाइंग एरियाज एंड हैवी स्नो इन द माउंटेनियस एरियाज एंड ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, उन पे हैवी रेन्स होती है ना। Wheat is among one of the most important crops which helps to meet India's food security, और वो उसके लिए ये अच्छे होते हैं। An average of 4 to 5 western disturbances forms during the winter season. The rainfall distribution and amount vary with every western disturbance. तो ये कुछ नहीं बोला है, एक विंटर सीजन में 4 से 5 बार ऐसा होता है कि बारिश पड़ती है, आपने देखा होगा, खुद भी नोटिस किया होगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नीट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ नीट? नीट इज़ नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, और ऐसे जितनी भी कंपनीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे उनका एक अलायंस बनाएंगे, है ना, और ताकि वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके हम एजुकेशन को और अच्छा बना पाएँ। तो ये क्या है, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, किसके बीच में, गवर्नमेंट और एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ के बीच में, है ना, इंडिया की। तो ये ध्यान रखना। क्या करेगा ये? It is an initiative to provide the best developed technological solutions in the education sector। जो जितना भी टेक चल रहा है एजुकेशन सेक्टर में, वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए ये नीट 3 लॉन्च हुआ है। इससे हम और क्या करेंगे, इससे हम एम्प्लॉयबिलिटी भी इन्हांस करेंगे यूथ की, ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स कन्वीनियंस। ठीक है, इट इज़ अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड द बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशंस एंड कोर्सेज फॉर टू स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेस्ट एडटेक कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, और कुछ नहीं है। उसके बाद आगे बात करें, नाम से ये सब पता चलता है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। क्या है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम एजुकेशन में, तो एडटेक कंपनीज होंगी ऑब्वियसली। अलायंस कर रहे हैं तो पब्लिक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही होगी, है ना। तो ये सब तो एकदम जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं और NTCA के बारे में बात करते हैं। तो इसकी 19 मीटिंग हुई, इसीलिए ये न्यूज़ में था। क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक्वामेशन के बारे में बात करते हैं। तो एक्वामेशन क्या है, व्हाट इज एक्वामेशन? तो एक्वामेशन में क्या होता है, एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब वाटर, है ना, एक्वा इज वाटर, वाटर, है ना। और ये जो है ना दूसरा पार्ट इसका, मेशन, मेशन कहाँ से आया है, मेशन आया क्रीमेशन से। क्रीमेशन पता ना क्या होता है, क्रीमेशन, जब बॉडी को आप जलाते हो, जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को जब जलाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रीमेशन। तो इन दोनों वर्ड से ये बढ़ना है वाटर और क्रीमेशन। वाटर को बोलते हैं एक्वा, और यहाँ से हमने ले लिया मेशन, तो वो बन गया एक्वामेशन। एक्वामेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जब आप क्रीमेशन करते हो, आप जब बॉडी को डिस्पोज करते हो पानी के थ्रू। अब पानी क्या नॉर्मल पानी होता है? नहीं, नॉर्मल पानी नहीं होता, ये एक अल्कलाइन वाटर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ज़्यादा एल्कली सैलिन वाटर होता है। सॉरी, नॉट सॉल्ट, सॉरी, आई एम सो सॉरी। एल्कलीन मतलब कोई भी बेस होता होगा इसमें, है ना। अब क्या बेस होता है हमको नहीं पता, बट बेस होता है इसमें कोई, और कंसनट्रेटेड बेस होता है, जिससे इस बॉडी को क्रिमेट किया जाता है। तो इस बॉडी को बेसिकली 4 से 5 घंटे तक इसमें रख दिया जाता है ना, और वो सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, और वो अपने आप क्रिमेट हो जाता है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है, अभी हम आगे देखेंगे।
इट इज़ अ फ्लेमलेस क्रीमेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स क्रीमेशन बाय वाटर रादर देन फायर। तो ऐसे एक वेसल होती है जिसमें ऐसे पानी होता है और इसमें हम इस बॉडी को रख देते हैं, है ना। तो अब इससे होगा क्या? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द बॉडी ऑफ अ डिसीज इज इमर्ज फॉर 3 to 4 आवर्स इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर 95% एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली, जैसे सोडियम और पोटेशियम का सॉल्यूशन, है ना। ये सारे स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं, है ना। तो इसके सॉल्यूशन में 95% वाटर होता है, 5% ये सोडियम पोटेशियम होता है इसमें, है ना। और एक प्रेशराइज मेटल सिलेंडर में इसको हम रखते हैं, किस टेम्परेचर पे? 150 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड इसको रखते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे बेसिकली ये बॉडी जो है वो क्रिमेट होती है। नो टिश्यू एंड नो DNA इज लेफ्ट आफ्टर द प्रोसेस इज कम्प्लीट, है ना। तो कोई भी कुछ भी नहीं बचता है इसमें, मतलब सारा क्रिमेट हो जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि इससे जो हम जब जलाते हैं बॉडी को तो उससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस होते हैं ना, मीथेन वगैरह के, तो वो हम इससे बचा लेते हैं। तो इससे 35% ऑफ जो अमाउंट ऑफ जो मीथेन एमिट होता है वो कम हो जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है। द प्रोसेस इज अ ग्रीनर ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल क्रीमेशन मेथड्स एज इट यूजेज सिग्निफिकेंटली लेस फ्यूल, कम फ्यूल यूज़ होता है एंड ओवरऑल लोअर कार्बन फुटप्रिंट इससे आता है, मतलब कार्बन एमिशन कम होता है कुल मिला के एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो हम आग लगाते हैं उससे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट चिलिका लेक। तो चिलिका लेक क्या है? ये एक ब्रैकिश वाटर लगून है, ठीक है। ना ज़्यादा सॉल्टी है ना ज़्यादा फ्रेश है, फ्रेश और सॉल्टी के बीच में होता है ब्रैकिश, ठीक है। तो द लेक इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द, कौन सी रिवर है? दया रिवर, है ना। दया रिवर के माउथ पर है जो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लगून है ये, है ना। तो ये आपको याद रखना है। लार्जेस्ट कौन सा है? लार्ज है न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ, तो ये सबसे लार्जेस्ट लगून है। उसके बाद चिलिका लेक है। तो यहाँ पे बहुत सारी वाटर बर्ड्स भी आती हैं, आप देखोगे, है ना। एज पर वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे 2002 कंडक्टेड इन द चिलिका लेक, नियरली 11 लाख वाटर बर्ड्स एंड वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीशीज विजिटेड द लेक। तो ये नॉर्मल वाटर बर्ड सेंसस हुआ था, उसमें पता लगाया हमने, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज आती हैं देख लेते हैं एक बार। तो आपने देखा होगा, अगर अफ्रीका का मैप देखोगे तो यहाँ एक ऐसा सींग सा है ना। तो इसी सींग को हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका का हॉर्न, है ना। तो जो हॉर्न के आसपास जितनी कंट्रीज़ हैं वो सारी इसमें आती हैं। कौन कौन सी हैं? सूडान है, एट्रिया है, इथोपिया है, डिजिबूती है, सोमालिया है, केनिया है, सॉरी एक मिनट, इसमें सूडान नहीं है, आई एम सो सॉरी, सूडान इसमें नहीं है। एट्रिया है, ये वाली है ना, ये वाली है भाई, मैं कहूँ कुछ गलत हो रहा था, हाँ। एट्रिया है, इथोपिया है, डिजिबूती और सोमालिया है। सीड बोलते हैं इनको, है ना। सीड भी नहीं बोलते शायद, CEED, हाँ। इसको लर्न करने का छोटा फॉर्म है सीड, है ना, SEED। तो S से हो गया सोमालिया, E से हो गया एट्रिया, और E से हो गया इथोपिया, और D से हो गया डिजिबूती, है ना। तो इसको हम सीड भी बोलते हैं। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। समझ में आ गया? एक मिनट, हाँ। अभी डिजिबूती, एट्रिया, इथोपिया एंड सोमालिया, ये सारी कंट्रीज इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वांग यी, उन्होंने बोला है कि भाई बीजिंग जो है वो एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट करेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ के लिए, है ना। तो ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है अफ्रीका का लैंड का, हमने देख ही लिया। तो ये अफ्रीका का ऐसे आता है ना हॉर्न, उसी को ही बोलते हैं। यहाँ पे 4 कंट्रीज़ आती हैं जिसको मैंने आपको बताया कैसे याद करोगे, सीड करके, है ना। तो सीड में सोमालिया, एट्रिया, इथोपिया और डिजिबूती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हुज कल्चर हैव बीन लिंक्ड थ्रू आउट देयर लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है, समझ आ गया। उस बाद आगे बात करते हैं महाकाली रिवर के बारे में। तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपको पता है, ये नेपाल के बॉर्डर पे फ्लो करती है ना। बाद में इसको शारदा रिवर भी बोलते हैं, काली रिवर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, है ना। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, ये ब्रिज बन रही है बेसिकली यहाँ महाकाली रिवर पे। कहाँ पर है ये? दाराचूला के पास, है ना। पास नहीं, मतलब दाराचूला में ही है। एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसमें ये लोग क्या करेंगे, एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे महाकाली रिवर के ऊपर दाराचूला में, ठीक है। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इंटरनेशनल रिवर है, इंडिया और नेपाल के बीच बाउंड्री पे फ्लो करती है। इसको हम काली और शारदा रिवर भी बोलते हैं, है ना। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? काला पानी, जो कि डिस्प्यूटेड बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में भी रहता है ना। पिछले न्यूज़ फॉलो करोगे तो पता होगा, डिस्प्यूट रहता है काला पानी में। कभी नेपाल बोलता है हमारा पार्ट है, इंडिया बोलता है हमारा पार्ट है, तो उस पर डिस्प्यूट चलता रहता है। तो काला पानी से ये ओरिजिनेट होती है ना। और ये फिर क्या करती है, ये उत्तर प्रदेश के फिर तराई प्लेन्स को ड्रेन करती है, ठीक है। फिर बाद में ये घाघरा रिवर को ज्वाइन करती है, जो कि फाइनली गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद हम बात करते हैं पॉश एक्ट के बारे में। तो प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम विशाखा गाइडलाइंस भी बोलते हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का केस था, जिसमें विशाखा गाइडलाइंस को लाया गया था। और उसी के बाद सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट को लॉन्च किया गया था 2013 में, है ना। ये जो गाइडलाइंस है ये किसका बेसिस बनाती है?
तो कोई भी एम्प्लॉयर अगर कोई वुमेन एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरास कर रहा है ना, अब्यूज़ कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो कंप्लेन है ना, और उस वुमेन को जो जस्टिस है वो मिल पाए, उसके लिए POSH एक्ट है ना। तो द एक्ट डिफाइंस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड क्रिएट्स अ मैकेनिज्म फॉर रिडर्सल ऑफ कंप्लेंट्स। तो सेक्सुअल हरासमेंट को ये डिफाइन करता है और वो जो कंप्लेन करेंगी उनको जस्टिस दिलवाता है, बेसिकली रिडर्सल दिलवाता है। जो भी कोई भी एम्प्लॉयर है उसको एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी का गठन करना पड़ेगा, है ना, एट ईच ऑफिस और ब्रांच विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़। तो अगर उस ब्रांच में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन होगा जो स्पेसिफिकली इसी से डील करेगी। करेक्ट। द कंप्लेंट कमेटी विल हैव द पावर्स ऑफ द सिविल कोड फॉर गैदरिंग एविडेंस। ठीक है। पेनल्टीज हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर एम्प्लॉयर्स। ठीक है। तो पेनल्टी इसमें डिफाइंड है, नॉन कंप्लाइंस होगा तो उस पर भी पेनल्टी लगेगी, पनिशेबल है, फाइन लगेगा, यही सब है इसमें, है ना। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने लिमिट को रेज कर दिया है, जितना भी अब आप इलेक्शन के एक्सपेंस में खर्चा कर सकते हो, वो जो अमाउंट है उसको अब रेज कर दिया गया है। तो पहले रेंज होती थी 54 लाख से 70 लाख डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टेट है, वो अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 70 से 95 लाख कर दिया गया है ना। और वैसे ही जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उसमें रेंज थी 20 लाख से 28 लाख, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 28 से 40 लाख डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टेट है। ठीक है। तो अगर आप क्या होगा, अगर आप इनकरेक्ट एक्सपेंडिचर बताओगे तो भाई आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है एज अ कैंडिडेट, है ना, आपको बाहर निकाला जा सकता है। तो 3 साल तक आप फिर इलेक्शन लड़ नहीं पाओगे, है ना। ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 10A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। ठीक है। तो ये होता क्या है, इट इज़ एन अमाउंट एन इलेक्शन कैंडिडेट कैन लीगली स्पेंड फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेन में जो खर्चा होता है ना, वो देखा है ना मिर्ज़ापुर, उसमें वो मुन्ना भैया अपने वो करते हैं ना, कैंपेनिंग करते हैं वो CM की बेटी के लिए, तो वो जो खर्चा होता है ना कैंपेनिंग का, वो होता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर, है ना। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में, है ना। तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस किसने कंडक्ट किया है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल ने कंडक्ट किया है। ये ग्लोबल वेटलैंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम का पार्ट है, जो कि ये जस्ट अ मिनट, ये बेसिकली इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का पार्ट है ना। ये IWC जो है, इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, ये एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। 143 कंट्रीज़ में ये बर्ड्स को मॉनिटर करता है, जो भी वाटर बर्ड्स हैं उनको ये मॉनिटर करता है वेटलैंड साइट्स पे। ठीक है, समझ में आ गया। अभी सेंसस ने रिवील किया अपनी फाइंडिंग्स, दिल्ली के जो वेटलैंड्स हैं, ओखला बर्ड सेंचुरी, संजय लेक और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में उसने कुछ बताया है। इसने बोला है कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिचुएशन इंप्रूव हुई है, वहाँ ज़्यादा बर्ड्स आ रही हैं। ओखला बर्ड सेंचुरी में डिक्लाइन हुई है ना, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ बर्ड्स डिक्लाइन की है। और जो संजय लेक है, इसमें जो लोअर वाटर बर्ड स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे भी डाइवर्सिटी जो है वाटर बर्ड्स की वो कम हुई है ना, एज़ कम्पेयर टू पास्ट 3 ईयर्स, मतलब पास्ट 3 ईयर्स में यहाँ पे भी कम हुई है, बेसिकली यही बोल रहा है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं आर्टिकल 348 के बारे में। तो एक डिवीजन बेंच है गुजरात हाई कोर्ट की, उसने रिसेंटली एक जर्नलिस्ट को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे थे उनको बोला कि आप इंग्लिश में ही बोलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश ही अलाउड है। ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 348 ये डिफ़ाइन करता है कि कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़ाइन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हर हाई कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ होता है ना, अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स। तो पार्लियामेंट अगर बोलता है कि आप हिंदी यूज़ कर सकते हो या मदर टंग यूज़ करते हो तो अलग बात है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर आप इंग्लिश में नहीं बोलोगे तो आपकी प्रोसीडिंग को सुना नहीं जाएगा। पर ये कितना गलत है, आप समझ रहे हो ना, कितना मतलब आप एक साइड पे बोलते हो कि जस्टिस सबको मिलना चाहिए, बट आप ये भी तो देखो कि इंग्लिश सबको आती नहीं है। आप जिसको नहीं आती है, मतलब बहुत कहीं गाँव से आया है, तो उसके या तो बिहाफ पे कोई और दे, है ना। लोगों को कभी कभार एक्सेस नहीं होता है ना, तो वो थोड़ा इशू है ये इस चीज़ में ना, कि मतलब कोई नॉर्मल इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो फिर जस्टिस उसको मिल ही नहीं सकता, उसको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा है ये प्रॉब्लम। क्लॉज 2 क्या बोलता है, क्लॉज 2 बोलता है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज, है ना। तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की कंसेंट से हिंदी लैंग्वेज को भी अलाउ कर सकते हैं या किसी और लैंग्वेज को भी अलाउ कर सकते हैं, है ना, प्रोसीडिंग्स में, है ना। तो ये आपको याद रखना है, दोनों आर्टिकल 348 में दिए हुए हैं। करेक्ट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना रहने देते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली, and for more such lectures you can log on to www.thelaymanway.com. Thank you so much. If you like our work, please support us by subscribing our channel and
visiting our website www.thelaymanway.com, where we have a lot of free courses where you can study from. So thank you so much. पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए. अगले लेक्चर में मिलते हैं. बाय बाय एंड टेक केयर.